आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज अ प्रिकर्सर टू रोमांटिक पोइट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो रोमांटिक पोइट्री है पहले वो कौन सा पोएट था जिसने रोमांटिक पोइट्री की नींव रखी, या रोमांटिक पोइट्री का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे उन्होंने पहले से लिखना शुरू किया। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, या फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज अ precursor to romantic poetry? The answer is रॉबर्ट बर्न्स। आई एम नॉट सेइंग कि आपको आंसर नहीं पता, जब मैंने आपको शेयर किया तो नेचुरली आंसर आप जानते हैं, लेकिन मेरा मकसद बस केवल इतना है कि आपको ये बताना, आपको रिकॉल करना, आपकी मेमोरी में द थिंग्स विच आर इन योर मेमोरी, आई जस्ट वांट टू रिकॉल दोस थिंग्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि वो कौन से फॉलोइंग पोएट्स रहे हैं जिसमें कि एक आपका क्या है, प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक पोइट्री रहा। तो प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक पोइट्री के लिए जो एक एप्रोप्रिएट नाम है वो कौन है, रॉबर्ट बर्न्स। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग पोएट्स, जो फॉलोइंग पोएट्स है उनमें से वो कौन सा एक है, वॉज अ प्रिकर्सर टू रोमांटिक पोइट्री। प्रिकर्सर टू रोमांटिक पोइट्री, जो रोमांटिक पोइट्री का जो तरीका है लिखा जाना, जिसमें नेचर की बात है, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर की बात है, बाद में जिस पैटर्न को विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एस टी कॉलेज ने, रॉबर्ट साउदे ने, पीबी शेली ने, जॉन कीट्स ने, लॉर्ड बायरन ने जिस पैटर्न को फॉलो किया, उस पैटर्न की नींव रखने वाला कौन था, रॉबर्ट बर्न्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच नॉवलिस्ट इज वाइडली नोन फॉर हिज यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। वह कौन सा नॉवलिस्ट है जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का काफी ज्यादा यूज किया है अपने नॉवेल में। वी ऑल नो, ये बड़ा नाम है जेम्स जॉयस का। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है, इस टेक्निक को मार्केट पे लाने वाले आदमी का नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स ने इस टेक्निक को 1890 ईस्वी में लाया हुआ था अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। वो एक साइकोलॉजिस्ट, जेम्स जॉयस। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, यस। तो या बिल्कुल है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बता ही रहे कि विच नॉवलिस्ट इज वाइडली नोन फॉर हिज यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, दैट इज जेम्स जॉयस। मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक क्या है, उसको मार्केट में कौन लाया, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो टेक्निक है मार्केट में सबसे पहले इसको विलियम जेम्स लाते हैं। कब लाते हैं, 1890 ईस्वी में लाते हैं। किस में लाते हैं, अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में लाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को मैंने शॉर्ट में पीएसवाई करके लिखा हुआ है। विलियम जेम्स जो थे वो ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स थे। हेनरी जेम्स जो है 20th सेंचुरी के बड़े नॉवलिस्ट में आते हैं, और हेनरी जेम्स का एक नॉवेल है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्ट, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करके है, और भी उनके नॉवेल रहे हैं। तो उनके भाई थे। तो हेनरी जेम्स नॉवलिस्ट थे और विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जिस टेक्निक को इजाद किया उस टेक्निक को किसके नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। एंड व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का एक ऐसा प्रवाह जो टूटता नहीं है। और इस टेक्निक के माध्यम से ये दिखाया गया व्हाट इज हैपनिंग विद इन द हार्ट, माइंड एंड सोल ऑफ द कैरेक्टर। या ये टेक्निक ऐसी रही है जो एक इंसान को इंट्रोवर्ट, एक इंसान जो इंट्रोवर्ट है, अंदर उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, या यू कैन से पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन सोल, उसको समझने की कोशिश की गई। और ये अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज के रूप में रहा। इस टेक्निक का नॉवेल में सबसे ज्यादा जिस नॉवलिस्ट ने यूज किया है उसका क्या नाम है, जेम्स जॉयस है। मैं यहाँ पे फिर बता दूं, जो जेम्स नाम है ये 3 नामों से आपको मिलेगा। विलियम जेम्स ने इस टेक्निक को मार्केट में लाया,
विलियम जेम्स के भाई का क्या नाम था? हेनरी जेम्स था। इस टेक्निक को नावेल में सबसे ज्यादा किसने यूज किया हुआ? जेम्स जॉयस। तो जेम्स नाम से 3 नाम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। और ये कब की बात है? मॉडर्न एज की बात है। विलियम जेम्स भी मॉडर्न एज के साइकोलॉजिस्ट हैं। किसके भाई रहे हैं? हेनरी जेम्स के भाई रहे हैं। हेनरी जेम्स कौन रहे हैं? हेनरी जेम्स जो है मॉडर्न एज के वेल नोन नॉवलिस्ट रहे हैं। उनकी एक नॉवेल है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करके जो है। बाकी इस टेक्निक का यूज जिसने किया था उसका क्या नाम है? जेम्स जॉयस रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ईयर इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द रेस्टोरेशन? कह रहे कि इंग्लैंड में वह कौन सा ईयर है जब रेस्टोरेशन एज की शुरुआत होती है? 1660 ईस्वी में। इसमें बताने की कोई बहुत ऐसी जरूरत नहीं है कि जो रेस्टोरेशन एज है, RESTORATION, जो रेस्टोरेशन एज है ये 1660 से लेकर के 1700 तक था। आपको याद होगा कि जो 1660 से 1700 तक जो रेस्टोरेशन एज है, इस समय जो राजा थे चार्ल्स सेकेंड रहे हैं। चार्ल्स सेकेंड। और चार्ल्स सेकेंड को, जो कि फ्रांस चले गए थे चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है ब्रिटिश किंग चार्ल्स फर्स्ट का। और वो जो है उनकी हत्या के बाद चार्ल्स सेकेंड फ्रांस चले गए थे। और लगभग 11 साल बाद उनका जो है इंग्लैंड की सत्ता को प्राप्त कर पाते। 11 साल बाद जब वो इंग्लैंड की सत्ता को 11 साल बाद प्राप्त करते हैं या उनकी ताजपोशी होती है, तो उस एज को रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। आप इसको सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं, री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना। एक ऐसा एज जिसमें दोबारा राजा को गद्दी नसीब हुई, राजा दोबारा गद्दी पर बैठाए गए इंग्लिश पीपल के द्वारा। वह डेट क्या थी? 1660 का था। वह पीरियड कब तक चलता है? 1700 तक चलता है। इस एज के लीडिंग पोएट कौन रहे हैं? जॉन ड्राइडन रहे। रेस्टोरेशन एज के जो लीडिंग पोएट थे उनका नाम था जॉन ड्राइडन, इसलिए इस एज को एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहा जाता है। तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में आया वो कौन सा पॉइंट आ रहा है कि रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700। और क्यों ये रेस्टोरेशन एज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चार्ल्स सेकेंड जो इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस चले गए थे 1649 में। क्यों चले गए थे? क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में इंग्लिश पीपल के द्वारा कर दी गई थी। तो चार्ल्स सेकेंड लेफ्ट इंग्लैंड एंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस। बट 11 वर्षों तक वो बाहर रहे। 11 वर्षों के बाद इंग्लिश पीपल ने उनको दोबारा बुलाया, उनका वेलकम किया, और तब जाकर के उनको गद्दी नसीब होती है। और उस याद में या उस घटना की याद में इस एज को किसके नाम से जाना जाता है? रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये घटना आपको जरूर याद रखना। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649, चार्ल्स सेकेंड का फ्रांस जाना, वहां से वापस आना, इंग्लिश पीपल ने उनको दोबारा बुलाया, गद्दी पर आसीन किया, इस वजह से उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। और जो रेस्टोरेशन एज लिटरेचर के लिए फेमस रहा है, तो पॉलिटिकल सटायर के लिए, हीरोइक कपलेट के लिए, कोर्टली मैनर के लिए, रेस्टोरेशन ट्रेजिडी के लिए, हीरोइक ट्रेजिडी के लिए, या आप कह सकते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी के लिए, इन सब चीजों के लिए फेमस रहा है। इसी समय 2 ग्रेट डायरिस्ट भी आते हैं जिसका नाम था सैमुअल पेपिस, और सैमुअल पेपिस के अलावा जॉन इवलिन इसी एज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म इंग्लिश स्पेलिंग? वो कौन से ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने इंग्लिश स्पेलिंग में बड़ा सुधार किया? वो कोई और नहीं है, अभी आज लो की जीबी शाह का नाम दिया जा रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अब वेल नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को फेमस वो इसलिए है कि उन्होंने एक नई तरह के प्ले की शुरुआत की है। वह क्या था? एंटी रोमांटिक कॉमेडी और प्रॉब्लम प्ले, जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो इश्यूज है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, क्लास स्ट्रगल है, कॉन्सेप्ट ऑफ लव है, वॉर है, और प्रोस्टिट्यूशन है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, उसको, इन सब चीजों को उन्होंने क्या किया? ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी उन्होंने डिस्कस किया और रोमांटिसिज्म को खारिज कर दिया। इसीलिए उनके प्ले को एंटी रोमांटिक कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। इन्होंने जो लिखा प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा, मिडिल क्लास की लाइफ को ध्यान में रख करके लिखा। इनसे पहले इसकी शुरुआत
आयरिश ड्रामेटिस्ट हेनरिक इब्सन ने शुरू किया था। नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट हेनरिक इब्सन ने शुरू किया था। आयरलैंड के जीबी शाह थे। उसके अलावा ग्रैंडविल बार्कर को, जॉन गाल्सवर्दी को, डब्ल्यू पिनरो को, ये बड़ा नाम है जो उस कैटेगरी में चलता है जहां पे आप ये देखेंगे। जीबी शाह का जो ड्रामा रहा है, हम सारे लोगों ने पढ़ा है, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, Man and Superman, the quintessence of Ibsenism, so many things we all have read. उनका एक आर्टिकल है फ्रीडम के नाम से, ऐसे के फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जीवी शाह एक बड़ी शख्सियत है और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने इंग्लिश के लिए बड़ा काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इन सो मेनी एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ये जो लाइन है जॉन डन की पोयम कैनोनाइजेशन से आया हुआ है। और उसमें होता क्या है कि वो जो है, क्योंकि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है और मेटाफिजिक की एक खासियत है कि उसमें इमोशंस के साथ साथ दलील भी होती है, एडवोकेसी एडवोकेसी भी होता है। तो वो अपने लब के सपोर्ट में खड़े हैं और कोई उनके लब में बाधा बन रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कि फॉर गॉड सेक, ईश्वर के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, एंड लेट मी लव, मुझे लव करने दो। एंड लेट मी लव। So you see what you see कि for God's sake hold your tongue, for God's sake hold your tongue, ये पोयम का लाइन है जो ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में है। पोएट स्पीकर खुद पोएट है और वह किसी को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि डोंट इंटरप्ट मी एंड डोंट क्रिएट एनी हार्डल इन माय वे, ना तो मुझे इंटरप्ट करिए और न ही मेरे रास्ते में किसी तरह का हार्डल उत्पन्न करिए, एंड लेट मी लव, मुझे लव करने दीजिए। इसका क्वेश्चन है कि विच पोयम ऑफ डन बिगिंस विद दीज वर्ड्स। डन की वह कौन सी पोयम है जो इन शब्दों के साथ शुरू होती है। उस पोयम का और कोई नाम नहीं बल्कि वो कौन सी पोयम है, कैनोनाइजेशन। द आंसर इज कैनोनाइजेशन। और मैंने आपको बताया कि जो है मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो एल के अगेंस्ट में आई हुई है। और मेटाफिजिकल पोइट्री जैकोबियन एज गई, पली बढ़ी जैकोबियन एज में। जो जैकोबियन एज है उसकी जो डेट है 1630-1625 है। सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब हम जैकोबियन एज की बात करते हैं, उस समय जेम्स फर्स्ट किंग थे। जैकोबियन एज में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बाई बेंजल्स, मेटाफिजिकल पोइट्री बाई जॉन डन। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसकी खासियत है, कंसीट है, एडवोकेसी है, फारफेच्ड इमेज है, यूज ऑफ हाइपरबली, सिमली, मेटाफर, एग्जैजरेशन का ज्यादातर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का है, एब्रप्ट स्टार्टिंग है, कॉलिक्वियल लैंग्वेजेस है। ये सारी चीजें आपको करेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी पिलग्रिम्स फिगर इन चासस कैंटरबरी टेल्स। चासस के कैंटरबरी टेल्स में कितने फिगर है, 29 फिगर है। अगर आप राइटर को इंक्लूड कर लेंगे, हाउ मेनी पिलग्रिम, क्योंकि पिलग्रिम्स की बात हो रही है, हाउ मेनी पिलग्रिम्स फिगर इन चासस कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में 29 पिलग्रिम्स हैं जिनको, जिनके कैरेक्टर्स को लेकर के बात की गई। इफ यू इंक्लूड आथर तो 30 हो जाएगा। आथर को जो है बिल्कुल छोड़ करके ही बात की गई हुई है। और हम सारे लोग जानते हैं कि जब हम चौसर की बात करते हैं तो उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। चौसर की अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने हीरोइक कपलेट को पहली बार इंग्लिश पोइट्री में यूज किया। चासर ने 3 राजाओं की सेवा की। चासर ने 3 भाषाओं में, फ्रेंच में, लैटिन में, इंग्लिश में लिखा। कैंटरबरी टेल्स उनका मास्टरपीस है। कैंटरबरी टेल्स में 29 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर नाइट है, उसका अटेंडेंट स्क्वायर है, वही सबसे रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है। और तमाम कैरेक्टर प्रायोरेस है, मॉन्क है, जिन काफी सैटिरिकल वे में वो बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा भी कहा जाता है। ये कुछ कॉमन बातें, चौसर ने जिस स्टैंजा को इजाद किया वो चौसरियन स्टैंजा था, 7 लाइन्स स्टैंजा रहा है। उसको किंग स्क्वायर भी कहा जाता है क्योंकि जेम्स फर्स्ट ने जो है
किंग जेम्स फर्स्ट ने उसको अडॉप्ट किया था। तो एक कुछ कॉमन बात रही शासन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर वॉज हेनरी एट्थ एक्नॉलेज द सुप्रीम हेड ऑन द अर्थ ऑफ द इंग्लिश चर्च। वो कौन सा ईयर था जब हेनरी एट्थ को जो है क्या किया गया, स्वीकार किया गया, क्या स्वीकार किया गया, द सुप्रीम हेड, कि वो सुप्रीम हेड है अर्थ पर इंग्लिश चर्च के। वो 1534 रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर, किस ईयर में वॉज हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ को एक्नॉलेज किया गया द सुप्रीम हेड ऑन द अर्थ ऑफ द इंग्लिश चर्च, दैट वाज 1538। आइडेंटिफाई द ट्रेजिडी रिटन बाय बेन जॉनसन। कह रहे कि बेन जॉनसन के द्वारा जो ट्रेजिडी लिखी गई है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। बेन जॉनसन ने जो ट्रेजिडी लिखी उसका नाम सीजेनस है। एक और इन्होंने ट्रेजिडी लिखी है उसका नाम कैटलीन बीरा, CATILINE। तो बेन जॉनसन ने दो ट्रेजेडी, एक सीजेनस और एक कैटिलीन लिखे हुए हैं। इसके अलावा उनका जो है सैटिरिकल कॉमेडी है, जिसमें कॉमेडी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर है, वॉलपोन है, एल्केमिस्ट है। ये सारी चीजें आप जो है देखेंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज, जब आप बेन जॉनसन की बात करते हैं तो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी भी रहे हैं, उनके बाद भी रहे हैं, और बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का बड़ा राइटर माना जाता है। जिस एज में बेन जॉनसन आए थे वो जैकोबियन एज रहा है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और बेन जॉनसन पहले लाउरिएट पोएट रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बड़े कॉमन है बेन जॉनसन को लेकर के, कि वो जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। जैकोबियन एज की जो डेट है 1625 है। चार्ल्स फर्स्ट जेम्स फर्स्ट राजा थे जैकोबियन एज में। जैकोबियन एज दो चीजों के लिए फेमस रहा, मेटाफिस्ट्री के लिए और ड्रामा में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का पूरा क्रेडिट बेन जॉनसन को जाता है। बेन जॉनसन पहले लाउरिएट पोएट थे। बेन जॉनसन ने सिजेनस और कैटलीन नाम की दो ट्रेजिडी, उन्होंने सैटिरिकल प्ले लिखा जिसमें एक है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और आपका वॉलपोन है, एल्केमिस्ट है, और भी उनके फेमस प्लेज रहे हैं जो मैंने आपसे इतना डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल येट वी विल मेक हिम रन। कह रहे दो वी कैन नॉट मेक आवर सन, हम इसे अपना सन तो नहीं बना सकते कि हमेशा हमारे लिए रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। स्टैंड स्टिल, लेकिन हम आज भी खड़े हैं। येट वी विल मेक हिम रन, लेकिन हम उसके साथ, हम ऐसा करेंगे, हम उसके साथ दौड़ेंगे। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम मार्वेल। मार्वेल का मतलब एंड्रयू मार्वेल। ये एंड्रयू मार्वेल की उसका टाइटल है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। जो टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल। और में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्प डीम का। कार्प डीम, कार्प डीम कई बार पूछा जा चुका है, लिटरेरी टर्म का हिस्सा है। कार्प डीम का मतलब होता है कि सीज द डे, द डे इज पासिंग, द डे इज रनिंग वेरी फास्ट, वी हैव टू सीज द डे, वी हैव टू। इसलिए जो है, जो लवर होता है वो बिलव्ड से एक तरह से करता है, रिक्वेस्ट करता है कि बहुत तेजी के साथ दिन गुजर रहा है, समय गुजर रहा है, हमें इस समय का बेहतर यूज करना चाहिए। तो इस तरह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, पासिंग ऑफ द टाइम, पासिंग ऑफ द यूथ डे, यूथ डेज अगर गुजर रहा है तो उसको लेकर के पोएट बड़ा कॉन्शियस और वो रिक्वेस्ट करता है बिलब से कि वी हैव टू एंजॉय दीज डेज, जस्ट मेकिंग फिजिकल यूनियन या सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस तरह की चीजों को लेकर के जो है। तो एंड्रयू मार्वेल जो कैरेक्टर है उनका एक पोएम है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, वहां पे आप ये देख सकते हैं, ये बातें आती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का वह कौन सा बुक है ओपन्स जो इन लाइंस के साथ ओपन्स होता है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड। ये हम सारे लोग जानते हैं, ये ओपनिंग लाइन है अगर बात देखी जाए तो। और ओपनिंग लाइन का मतलब कि जो 1 से लेकर 26 लाइन है पैराडाइज लॉस्ट का, बुक फर्स्ट का या उसका हिस्सा है। और ये ब्लैक वर्ड्स में लिखा गया है। पैराडाइज लॉस्ट लिटरेरी एपिक का एग्जांपल है, जॉन मिल्टन का वर्क है जिसमें जो थीम है
वो यही है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसका थीम है सेटन को लेकर, बिल्जबब को लेकर के, और गॉड को लेकर के। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड कि एडम और ईव को लेकर के हुई है। तो जब आप इसकी पे बात करते हैं, आप मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, तो वो एडम और ईव ने जो गॉड को डिसोबे किया, आदमी का, क्योंकि ये पूरा ह्यूमन रेस से जुड़ा हुआ केस है कि हमारे अर्लीस्ट फोरफादर्स एडम एंड ईव देवर हेवन, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिसोबे किया। मैंस का फर्स्ट डिसोबे हुआ, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उन्होंने क्या किया, फॉरबिडन ट्री जिसको ईश्वर ने मना किया था उस फल को खाया, और उसकी वजह से उस किसमें तब्दील हो गए, उसका टेस्ट मॉर्टल था। तो आदमी जो पहले इमॉर्टल था, लिविंग इन हेवन, पैराडाइज, लास्ट पैराडाइज था, और उस सब जगहों पे ईडन गार्डन में जो वहां पे वो रहता था। तो वो जो मैन था जो इमॉर्टल था, वो किस में तब्दील हो गया, मॉर्टल में तब्दील हो। क्यों? क्योंकि उसने फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट था उसको खाने से जो है उसका पूरा का पूरा जो चीजें में तब्दील हो गई, ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, और वहीं से ही मौत का सिलसिला या दुनिया में आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। तो ये उसका थीम भी है। एडम और ईव को लेकर की बात भी की गई है, गॉड को लेकर, सैटन सेटन को लेकर, बिल्जबब को लेकर उसमें। और पैराडाइज लास्ट आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, ग्रांड स्टाइल है, एलिवेटेड थॉट है, क्वाजी डिवाइन फिगर उसमें है। और पैराडाइज लास्ट जो है वर्जिल की एडीप पर आधारित है, लिटरेरी एपिक या सेकेंडरी एपिक का एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें रही। दूसरा चीज की ये जो लाइन है पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट का 1 से लेकर 26 तक लाइन है, और 1 से लेकर 26 तक जो लाइन है उसको वर्स पैराग्राफ कहा जाता है। वर्स पैराग्राफ क्या होता है, डिवीजन ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, कोई ऐसी चीज, ऐसा पैराग्राफ जो ब्लैंक वर्ड्स पे हो और एक अलग पैराग्राफ की शक्ल में काम करता हो, जिसमें जो है क्या किया गया है, जिसमें उस किताब का या उस पोयम का या उस महाकाव्य का जो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वो शार्ट में बताया गया कि इसका थीम क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, किसके बारे में बातें की जा रही है। तो ये जो डिवीजन होता है ब्लैंक वर्ड्स का, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज अ वर्ड्स पैराग्राफ। वहां पे वो चीजें रही है। मैं थोड़ा सा आपका रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि लेक्चर आपको वन साइडेड तो नहीं लग रहा कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं? यू कैन गिव मी योर रिस्पांस, तब मैं थोड़ा सा आगे बढ़। Wonderful lecture, sir. ओह ओह ओह, दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया चार्ल्स के कैरेक्टर को लेकर के किसने ये बात कही है, इट इज सफिशिएंट टू से अकॉर्डिंग टू द प्रोवर्ब हियर इज गॉड्स प्लेंटी। सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सो मेनी क्वेश्चंस। किसने ये कहा दैट देयर इज हियर इज गॉड्स प्लेंटी, कि यहाँ पे गॉड की प्लेंटी, ये चीज किसने कहा? इट हैज बीन सेड बाय जॉन ड्राइडन। ये जो कहा गया किसके द्वारा कहा गया, जॉन ड्राइडन के द्वारा कहा गया, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। इट हैज बीन सेड बाय जॉन ड्राइडन। ये एक वो जॉन ड्राइडन ने एक अच्छे क्रिटिक भी है, और इवन ये कहा जाता है जॉन ड्राइडन को कि जॉन ड्राइडन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिक किसे कहा जा सकता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिक जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। जॉन ड्राइडन वाज अ लीडिंग पोएट एंड क्रिटिक ऑफ रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज के जो जॉन ड्राइडन थे वो लीडिंग क्रिटिक थे और पोएट भी रहे हैं। हमें ये पहला चीज समझना है। दूसरा चीज हमें ये समझना है कि जो जॉन ड्राइडन रहे हैं, ड्राइडन ने हीरोइक ट्रेजिडी में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हीरोइक ट्रेजिडी में उनका एक ट्रेजिडी है ऑल फॉर लव, उसका सब टाइटिल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, जो शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा पर बेस्ड ऑन है। और एज अ क्रिटिक उन्होंने जो है चौसर पर काफी बातें की है, और चौसर के जो कैरेक्टर्स है, खास करके कैंटरबरी टेल्स में जो 29 कैरेक्टर्स, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी। तो आपको गॉड ही गॉड नजर आते हैं, गॉड की बहुतायत मात्रा है। तो अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्रेज हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये बात किसने कही और किसके बारे में कही हुई है, तो ये बात जॉन ड्राइडन ने कही हुई है। चौसर के कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने ये बात कही हुई है। ड्राइडन किस एज के हैं, रेस्टोरेशन एज के हैं। रेस्टोरेशन एज का टाइमिंग क्या है, 1660 से 1700।
रेस्टोरेशन एज के समय किंग कौन था? चार्ल्स सेकंड थे। रेस्टोरेशन एज किसके लिए फेमस रहा है? हीरोइक ट्रेजेडी, जिसको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी के लिए फेमस है, पॉलिटिकल सटायर के लिए फेमस है, आयरनी के लिए फेमस है, और साथ ही साथ हीरोइक कपलेट के लिए फेमस है, कोर्टली मैनर के लिए फेमस है। दीज थिंग्स वी सी, दीज थिंग्स वी फाइंड। Shivam Suklas is asking a question. How we can say that Dryden as father of criticism? Actually, शिवम ना तो ये मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में कि हम किसी को क्रेडिट दे कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ये टाइटल जो है, जो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है, ये टाइटल जो है उनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया था। और जो जॉन ड्राइडेन है, इनका एक बहुत ही फेमस एसे रहा है जो उन्होंने किया हुआ क्रिटिसिज्म का। और इंग्लिश क्रिटिसिज्म सही मायने में उन्हीं के समय से शुरू होता है, वरना उसके पहले इंग्लिश क्रिटिसिज्म में थोड़ा बहुत बातें जो है आपके सर फिलिप सिडनी ने थोड़ा बहुत बातें की हुई है, लेकिन एक ऑर्गेनिक फॉर्म में, लॉजिकल वे में, कोहेरेंट वे में, या अगर आप कहें तो शेक्सपियर और उनके समय के लोगों को लेकर के एक बहुत ही अच्छे ढंग से अगर किसी ने बात किया है तो वो चार्ल्स ड्राइडेन ने किया हुआ। क्योंकि अभी समय नहीं है कि हम उस चीज को लेके यहाँ पे बात करें, इसलिए आई वुड लाइक टू से कि या ये चीज रही है और हम उसको कभी किसी लेक्चर में कि हाउ कैन वी से कि वो चीजें, मैंने आपको टाइटल बता दिया, द टाइटल वाज गिवन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उसमें उनके द्वारा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पोयम बिगिंस विद दीज लाइन्स? ये कौन सी पोयम है जो इन लाइनों से शुरू होती है? द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ड विंस स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाट्स हिज वेरी वे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो ये लाइन है किसका लाइन है? एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो पोयम है 1751 में पब्लिश हुई है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी का है, और पेस्टोरल एलिजी का जो सेटिंग होता है वो कंट्री साइड एरिया होता है। और ऑलरेडी आप ये वाकिफ है कि इसको टॉमस ग्रे ने लिखा था। और यह एलजी उस समय आई है जब प्री रोमांटिक पोइट्री का कॉन्सेप्ट था। प्री रोमांटिक पोइट्री का कॉन्सेप्ट किस एज में रहा था? प्री रोमांटिक पोइट्री का कॉन्सेप्ट जो है आपका ऑगस्टन एज में था, ऑगस्टन एज में था। तो यू सी इट हियर, व्हाट यू सी इट की देयर आर सम इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगा। वो ये चीजें कि जब भी हम बात करते हैं एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पेस्टोरल एलिजी या उसमें, तो उसमें आप देखेंगे ये जो एलिजी है किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की डेथ पर नहीं लिखा गया, बल्कि एक मास है, पूरा एक समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो रस्टिक है, विलेज में रहने वाले लोग हैं, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और ये एलजी का जो सेटिंग है वो कंट्री साइड एरिया है। ऐसा नहीं कि कोई मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिग बाजार या कोई ऐसा चीज है जो आप कह सकिए कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सिविल लाइंस का एरिया, नो नॉट एट ऑल। ग्रामीण अंचल का जो एरिया है वहां पर शाम का समय है, द पोएट इज सिटिंग इन अ ग्रेव, इन अ ग्रेव यार्ड, गांव का कब्रिस्तान है, वहां पे वो बैठा हुआ है। और अक्सर करके पूछा जाता है कि पोएट ने उसी गांव के कब्रिस्तान को क्यों चुना? इसलिए चुना कि पोएट की मां भी उसी कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। तो पोएट को अपनी माँ की भी बहुत शिद्दत से याद आती है, गांव में जो दफन हुए लोग हैं, प्लस जो उसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच है कि गरीबी और अमीरी का, कि गरीब जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की गुर्बत पे कितना हंसते हैं। इसीलिए वो कहता है लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयज, नॉट होमली जॉयज, नॉट डेस्टिनी ऑब्सक्योर। तो ये जो लाइन है, द कर्फ्यू टाल द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोविंग हार्ट विंस स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाट्स हिज वेरी वे, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटेन बाय थॉमस ग्रे इन 1751। और बाकी मैंने सिचुएशन आपको बता दिया। यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्रांसफर्ड, FERED, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? जब जब जो है कोई पर्सन अपनी किसी चीज को
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देता है, चाहे उसकी थकावट हो, उसकी परेशानी हो, तो उस चीज को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाट्स, जो किसान घरों को वापस आ रहे हैं, हिज वियरी वे, थके हुए रास्ते से। तो क्वेश्चन है कि थका कौन है? रास्ता थोड़ी थकेगा, रास्ता तो निर्जीव है। थके कौन है? किसान है। किसानों ने अपनी थकावट को ट्रांसफर कर दिया है। किसमें ट्रांसफर कर दिया है? किसानों ने अपनी थकावट को थके हुए रास्ते में कर दिया, उसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा फेमस है, बड़ा पॉपुलर है और हम सारे लोग जानते हैं। टू बी द मीडेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। कह रहे हैं कि टू बी द मीडेस्ट फ्लावर। ये लाइन कभी कभार ये पूछी जाती है कि कौन वो पोएट है जो कहता है कि मीडेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर भी मुझे खुशियां प्रदान करते हैं। तो मीडेस्ट फ्लावर्स या मीडेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर दैट ब्लोज, जो एक तरह से हिल रहा है, कैन गिव, वह हमें देता है थॉट्स, ऐसे विचारों को, दैट डू ऑफ ए लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। इन विच पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वुड यू कम अक्रॉस? ये किस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात कही? ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में, जो सेवन स्टैंजास में लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर, बाकी जो है हम सारे लोग जानते हैं कि लाउरिएट पोएट भी 1843 में उनको बनाया गया था, जब रॉबर्ट सदेकवाल दिस थिंग्स वी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवेल ऑफ जॉयस बिगिंस विद दीज वर्ड्स? जेम्स जॉयस जो एक बड़े राइटर है, उनका वो कौन सा नॉवेल है जो इन सारे वर्ड से शुरू होता है? वंस अपॉन अ टाइम एंड ए वेरी गुड टाइम it was there was a moo cow coming down along the road, and this moo cow that was coming down along the road met a nice little boy named baby Tuku. This is what a portrait of the artist as a young man. A portrait of the artist as a young man बहुत ही फेमस नॉवेल है, जिसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को अडॉप्ट किया है। उनका एक और नॉवेल था यूलिसिस भी, उसमें भी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। ये किस में आता है? ये जो है ये पैसेज उसमें शुरू होता है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में। क्वेश्चन नंबर 15 है इन विच नॉवेल वुड यू कम अक्रॉस दिस लाइन? कह रहे कि वो कौन सा नॉवेल है जिसमें ये लाइनें आती है? रॉल्फ वेप्ट फॉर द एंड ऑफ इनोसेंस, द डार्कनेस ऑफ मैन्स हार्ट। डार्कनेस ऑफ मैन्स हार्ट तो कई बार एक फ्रेज के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। एंड फॉल थ्रू द एयर ऑफ ट्रू वाइज फ्रेंड कॉल्ड पिजी। ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, जहां पे आप ये देखते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का, लॉर्ड ऑफ द विलियम गोल्डिंग का नॉवेल। किसका नॉवेल है? विलियम गोल्डिंग का, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, नेम द फर्स्ट नॉवेल ऑफ डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग का जो पहला नॉवेल है दैट इज द ग्रास इज सिंगिंग, ग्रास इज सिंगिंग, दिस इज द थिंग। तो आई हैव टेकन ओनली दीज क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि जस्ट शेयरिंग दिस पार्टिकुलर थिंग कि आई जस्ट वांट